नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाते हैं रीवा जिले की एक ऐसी हस्ती से जिसने अपने आत्मबल के कारण संघर्ष करते हुए शिक्षा जगत में एक अमिट छाप छोड़ी है। हमारे बीच है वरिष्ठ शिक्षाविद, सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर श्रीयुक्त श्रीनिवास मिश्र जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत आपका अभिनंदन जी। आप अपने विद्यालय, परिवार व शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बहुत गरीब परिवार से रहा हूँ और बिल्कुल एक इंटीरियर गांव में मेरा जन्म हुआ। 10 वर्ष की उम्र में मेरे पिताजी की डेथ हो गई। तो मेरे एक भाई साहब थे, वो वकील हो गए थे तब। उन्हें मुझे पढ़ाया लिखाया और पढ़ाई में कुछ मेरे टीचर्स, जो सबसे बड़ी कृपा मैं जो देखता हूँ वो मेरे टीचर्स की रही है। टीचर्स में मुझे वाकई में लगता था कि भगवान दिखता है और कुछ ने इतना प्यार दिया कि मैं बस लगता है कि उनका कर्ज उतार पाऊँ इस जीवन में, मेरे लिए यही बहुत है। तो ये है। और ठीक है, पढ़ाई की मैंने। कुछ बहुत प्यार करते थे, बहुत अधिक प्यार करते थे। मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं उसका बखान नहीं कर सकता था। मुझे डिपार्टमेंट में ले आके समोसा भी खिलाते थे, घर में भी आमंत्रित करते थे, किताब मेरे घर भिजवाते थे। इस तरह की चीज़ रही। और फिर 2 दिग्गज ऐसे मुझे मिले रीवा जैसे छोटे शहर में। एक थे प्रोफेसर डॉक्टर शिवदयाल सक्सेना, जो शिक्षा जगत के पितामह थे, और दूसरे थे राजनीति में श्रीयुक्त जगदीश जोशी जी, सांसद हुआ करते थे और उनको यहाँ लोग छोटा लोहिया कहते थे। मेरे भाई साहब उनसे जुड़े हुए थे, डॉक्टर लोहिया से। तो उनका प्रभाव था। एक बार जगदीश जोशी ने हमसे कहा, मैं उनका चरण स्पर्श करता था, बड़ा भाई मानता था, हमारे बड़े भाई जैसे थे भी वो, हमारे बड़े भाई ही उनके साथ में काम करते थे, वो उनके भी नेता थे और बहुत मेधावी थे। उनकी कविताएं पढ़ता था तो मुझे आनंद आ जाता था, उनके भाषण कभी सुन लिया था एक बार, बहुत अच्छा लगता था। एक बार उन्होंने कहा, नेबास, जो IAS होता है वो जय का फल मास्टर ऑफ नन होता है, और जो प्रोफेसर होता है वो जय का फल मास्टर ऑफ वन होता है। तुम टीचर बनो। मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। और इस युग में जहाँ लोग नौकरी के लिए बहुत तापाधापी करते हैं, मुझे ईश्वर की कैसी कृपा मैं समझ नहीं पाया, अभी भी नहीं समझ पाया, कि मुझे लोग बुला के ले गए। वो चाहे शुरू में एग्रीकल्चर कॉलेज में SNP वर्मा साहब ले गए हों और वो नहीं कर पाए, तो फिर दूसरे एक PG कॉलेज में, जो प्राइवेट PG कॉलेज था मऊगंज में, उसके चेयरमैन ने बुला लिया और कहा, आप हमारे यहाँ 1 साल पढ़ा देंगे। मुझे आश्चर्य लगा कि मेरा इतना सम्मान, और मैंने कहा मैं निश्चित रूप से पढ़ाऊँगा। और 2 साल बाद वो गुरुदेव की कैसी कृपा थी, उन्हें किसी का तारीफ़ की मेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी कॉन्फ्रेंस में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत ख्यातिलब्ध प्रोफेसर, हम समझते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, बॉटनी डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर DD पंत, जो यूनाइटेड नेशन के एडवाइज़र थे और दुनिया की जितनी संस्थाएं हैं सबसे बहुत अच्छे जुड़े थे, पूरे विश्व में उनका नाम पढ़ाया जाता था। तो जब शिवदयाल जी ने, जो प्रोफेसर बीरबल साहनी के पहले विद्यार्थी थे, और प्रोफेसर बीरबल साहनी तो इस देश के विज्ञान के आधार है, आधुनिक विज्ञान के पितामह हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगा। और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे टीचर ने मेरे बारे में कहा है तो मुझे दिन रात मेहनत करनी चाहिए। मैं 6 बजे लैब में चला जाया करता था, सुबह 6 बजे, और रात में 9 बजे तक लगातार पढ़ता रहता। वहाँ तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर्स थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। इलाहाबाद के तो बहुत सारे थे, BHU के, साउथ के, अलीगढ़ के, तमाम जगह के लोग थे। और प्रोफेसर पंत की लैब में दुनिया के महान महान लोग आया करते थे। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे गौरव होता है कि मेरी स्लाइड जो है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रेसिडेंट
प्रोफेसर थॉमस मैक्सवेल हैरिस, जो स्वयं भी एफआरएस तो थे ही, उस कमेटी के ही चेयरमैन थे, उन्हें देखी थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। बाद में वो कैम्ब्रिज को छोड़ करके रीडिंग यूनिवर्सिटी में चले गए, तो लोग कहते थे कि रीडिंग इज नोन फॉर हैरिस। तो प्रोफेसर हैरिस ने मेरी स्लाइड देखी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और फिर बड़ी कृपा हुई कि मेरी पूरी थीसिस जो है वो आज के कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज को वो परिभाषित करती है। कैसे कैसे हुआ है 250 मिलियन ईयर पहले, 250 मिलियन ईयर एगो विंध्य की क्लाइमेट कैसी थी, आज की कैसी है, किस तरह परिवर्तन हुआ है। तो मैंने देखा कि तो ऐसा लगता था जैसे आज का जो हिमालय है एकदम पानी बर्फीला, और ये सब वाकई में विंध्य बहुत ऊंचा रहा होगा। वो मैंने फासिल मेगा स्पोर्स कहते हैं, वो बहुत टेक्निकल टर्म है, इसलिए मैं उनको थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, और जो सामान्य जनता की तरफ है उसको खींच के ला रहा हूँ। उस विषय पर मेरी पीएचडी हुई, कुछ कई बहुत अच्छी डिस्कवरीज हुई, डिस्कशन हुआ, विश्व स्तर का इतिहास पूरा लिटरेचर देखते थे। इस देश में तब बहुत कम काम हुआ था, उसका 2-4 पेपर्स थे, और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो वो टेक्निक डिक्स्ट्रा की टेक्निक थी, ब्राज़ील के वो वैज्ञानिक थे, और तब उसमें वो कोल को मैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, उसमें घुला करता था। तो कई बार तो इस ऐसा उससे गैस निकलती थी जहरीली कि लगता था मैं बेहोश हो जाऊंगा। एक आध बार तो हो गया था, लेकिन काम करने की लगन थी। धीरे धीरे वो निकालना शुरू हुए, और वो बीज निकाले, नन्हे बीज, बहुत 200 माइक्रोन के। और उससे देखते हुए अब लगता है मुझे कि 200 माइक्रोन के बीजों पे मैं काम करता था, और जो आपका कोरोना वायरस होता है वो 2 माइक्रोन का होता है, कितना छोटा होता है। लेकिन ऑर्नामेंटेशन जो देखता हूँ तो लगता है बाप रे, ये तो कमाल का है। वो उसी तरह का मिलता है जैसे वहाँ दिखते थे, यहाँ दिखता है। और ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आई उससे, क्योंकि दुनिया भर के लोगों से डिस्कस करता था वो रिसर्च, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। और बाद में भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, और एक ऐसी डिस्कवरी इसमें हुई जिसमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पैलियोलॉजिकल सोसाइटी, जो पूरी विश्व की संस्था है और जिसका हेड ऑफिस एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, वहाँ से मुझे अप्रिसिएशन लेटर आया है, योर कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटली अप्रिशिएटेड। था क्या कि उसमें आप तो डॉक्टर साहब आप जानते हैं वो मियासिस में 1 से 4 बनते हैं, माइटोसिस में 1 से 2 बनते हैं। हमारे स्पोर में वो एविडेंस मिलता था हमको कि इससे 5 भी बनते थे, 6 भी बनते थे। तो मैंने अपने टीचर से कहा, प्रोफेसर पंत कहते हैं कि यू आर टॉकिंग अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर, ये 5 कैसे बनेंगे, 5 नहीं होते, 4 ही बनते हैं। क्योंकि डिप्लॉयड जो कंडीशन होती है वो तो अलग होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वो। तो हमने कहा ये दिख रहा है प्रमाण, में क्या करूं। तो आई सबमिटेड दिस पेपर टू, बिल्कुल छोटे सी कमेंट्री लिख करके, और पेलिनॉस में सबमिट किया। वो था इंटरनेशनल पैलियोलॉजिकल सोसाइटी वर्ल्ड का, उसका उनका न्यूज़ लेटर था। और ये सब हुआ, फिर उसके बाद 3-4 उसमें पेपर छपे। अब मुझे लगता है कि ये इवोल्यूशन की प्रक्रिया में जब क्लाइमेट चेंज तेजी से होता है, तो जीव अपने को बचाने के लिए उसमें बहुत तीव्र म्यूटेशन होता है। तो उसमें 1 से 2 तो बने, 2 से 4, एक डिवाइड हो गया, दूसरा नहीं डिवाइड हुआ तो 5 हो गए। फिर उसमें से 1 से 2 बने, 2 से 4, और 2 डिवाइड हुए तो 6 बन गए। एंजियोस्पर्म में जो ये पौधे आज दिख रहे हैं, इनमें 8 बनने लगे। और इसका वर्णन प्रोफेसर पी महेश्वरी ने, दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, भारत में वैज्ञानिक, बहुत अच्छे वनस्पति वैज्ञानिक पैदा हुए, उससे मिलता जुलता है वो, उससे एक्सप्रेशन होता है। लेकिन अभी मैं इतना भटक गया हूँ दूसरी जगह, उसको मैंने लिखा नहीं अभी। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ईश्वर ने मुझे अच्छी डिस्कवरी दी, वो एबनॉर्मल मियोसिस ड्यूरिंग पर्मियन, एंड इट वाज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अभी यदि इस पे काम करें, इस विषय पर, लोग तो बहुत निकलेगा, बहुत मटेरियल निकलेगा, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज तो हमेशा से होता रहा है।
ये ग्रेजुअली इसका चेंज जो हुआ है ना, वो प्री कैम्ब्रियन से लेके डिवोनियन से लेके और फिर जो इसमें आया पेलियोजोइक में आया है, फिर इसमें लोअर गोंडवाना यहाँ बहुत माना जाता है, लोअर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना, अपर गोंडवाना, फिर ट्रायसिक, क्रिटेशियस, टर्सरी। ये आश्चर्य मुझे ये लगता है कि इसका जो एक एप्लीकेशन है, पूरी सीरीज हम बना सकते हैं म्यूजियम में। ऐसा लगता है कि सारे धरती का इतिहास बिंद में छुपा हुआ है। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। सर, अगर हम बात करें, आपने काफ़ी थीसिसेस लिखी और थीसिस के बाद फिर आप शिक्षा जगत से जुड़े। जी। तो जब आप शिक्षा जगत से जुड़े उस समय आपके सामने कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी? देखिए, पहली तो रोटी थी, इसमें कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। और लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगती थी, मैंने जिस कॉलेज में पढ़ा है यदि उसी कॉलेज में पढ़ाने को मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे वो मिल गया और मैं बच्चों के प्रश्न को बहुत अप्रिशिएट करता था और नई खोज, नई चीज़ें निकालने में। और दुनिया का कुछ भी हो, कोई भी वैज्ञानिक हो, महावैज्ञानिक हो, मुझे लगता था हम भी डिस्कस कर लें। ये जो सत्य की खोज है और फिर उसमें आज तक जो है कैसे चल रहा है, वो किस दिशा में जा रही है, साइंस किस दिशा में जा रही है, इस पर सोचता रहा। लेकिन आगे चल करके इसको जब मुझे लगा ये पर्यावरण बहुत अच्छा है, और मुझे नानाजी देशमुख ने ग्रामोदय विश्वविद्यालय में बुला लिया, तो मैं वहाँ चला गया। 38 की एज में डीन हो गया साइंस फैकल्टी का, और पर्यावरण में काम करने के लिए तमाम सारे दिग्गजों के साथ करने को मिला। मैंने पर्यावरण विषय वहाँ इस्टेब्लिश किया। चिंता मेरी कुछ नहीं, चिंता पहली बार मेरे मन में चिंता तब आई जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये डिस्कस होने लगा कि इस देश का एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में नहीं है। तो हमने कहा हम लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहे, ऐसा क्यों है? तो वो मेरे भीतर घुस गया। और जब उसको 15-20 वर्ष बाद अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में, जब मैं सीनियर मोस्ट डीन था और कभी कभी एक्टिंग वाइस चांसलर रहता था, कुलपति बनाते थे, जगह जगह काम करना होता था, सबसे सीनियर था, तो राष्ट्रपति का कार्यक्रम था और माननीय प्रणब मुखर्जी जी आए थे विश्वविद्यालय के भूमि पूजन समारोह में। उस भूमि पूजन समारोह में भी वो बोल गए कि अटल बिहारी जी मेरे बाल सखा रहे हैं और उनके नाम से विश्वविद्यालय है, मेरे लिए गौरव की बात है, तो हम इसमें आना मना नहीं कर सकते। लेकिन ये इन्वर्टेड कामों में कह रहा हूँ, उनकी बात मेरे लिए बहुत शर्म का विषय है। इस देश में कोई भी विश्वविद्यालय दुनिया के 200 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में नहीं है। मैं डॉक्टर साहब ईमानदारी से बताऊँ, मुझे लगा कि किसी ने मुझे बाण मार दिया। मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत किया। उनकी बातों ने काफ़ी आहत किया, बहुत आहत किया, मुझे बहुत आहत किया कि मेरी ज़िंदगी क्यों ऐसा है। मैं जिसको कहते हैं ना सडन म्यूटेशन, कोई रेडियो एक्शन हो जाए और इस तरह हो जाए, तो मेरे अंदर म्यूटेशन हो, मेरी नींद उचट गई, मैं रात में सो नहीं पाता था। और तब से प्रतिदिन आज तक मैं 2:40 पर जग जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है मैं नहीं जानता, थोड़ा सा उसकी झलक मुझे दिखती है, क्योंकि मैं योग और आयुर्वेद में दोनों में बहुत रुचि रखता हूँ। योग में बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताया, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो कठिन काम कर रहा था प्रैक्टिकल का, मेगा स्पोर निकालने का, कोयला घुलना चाहिए और कीचड़ बन जाना चाहिए, और सुविधाएं हैं नहीं इलाहाबाद में भी। तो लगता था ये भगवान, ये जितनी मेहनत के बाद जो है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अस्थमा का पेशेंट हो गया, क्रॉनिक अस्थमा हो गया मुझे। लेकिन चूंकि यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिल गया और लोग साइंटिस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज करने लगे, तो मुझे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर पेंटाल, वो FRCS है और FRS दोनों थे उस टाइम पर, और इंडियन साइंस कांग्रेस के जनरल प्रेसिडेंट थे। मैं उनसे मिला और उन्हें मुझे सरदार पटेल चेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में दिखाया। साइंटिस्ट को कहा एंड ही वाज वेटिंग फॉर मी। पढ़ने में चला कि ये तो अस्थमा जो है ना, इसका वो पूरा उपाय नहीं है, कंप्लीट क्योर नहीं होता इससे। तो हमें लगा कि ऐसा क्यों।
लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला कि योग में विवेकानंद का कहीं राजयोग पढ़ने को मिला, तो कहते हैं कि सारे लोग ठीक हो जाएंगे। और एक जगह पढ़ने को मिल गया कि भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से 72,000 नाड़ियाँ शोधित हो जाएंगी योग से। और उपनिषद का कहीं बहुत बाद में मिला हमको, लेकिन मिल गया। मैं संस्कृत का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन संस्कृत भारती ज्वाइन करने पर थोड़ी संस्कृत पढ़ लिया, मुझे बहुत रुचि आई। तो उसमें लिखा लघुत्तम आरोग्य अलोलुपत्तम वर्ण प्रसादम स्वर सैष्ठवम चा। आधी लाइन कह रहा हूँ मैं, जो बहुत अच्छा लगा। अरे आरोग्य मिल जाएगा, पूरा योग से आरोग्य मिल जाएगा।